Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 7th. Hope you all are fine. I am Muhtiar Ahmed, your science teacher from Noor School and College मानसेहरा। कि हम यूनिट फर्स्ट को पढ़ रहे थे जिसका नाम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो अपनी मेन एक्टिविटी पे जाने से पहले मैं आप लोगों से पिछले लेक्चर से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। आप लोगों ने इनके आंसर्स अपने माइंड में लाने हैं, इन पर गौर करना है, सोचना है। What is the role of rib cage and diaphragm in inhalation? पहला क्वेश्चन है What is the role of rib cage and diaphragm in inhalation? कि inhalation में diaphragm का और rib cage का क्या रोल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, What is cellular respiration? Cellular respiration किसे कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, At what temperature cellular respiration occurs? Cellular respiration कितने टेम्परेचर पे हो रही होती है। चले इनके आंसर्स मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ओके, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिब केज इन डायफ्राम इनहेलेशन। तो उसका आंसर है द मसल्स बिटवीन द रिब्स एंड डायफ्राम बिकम कॉन्ट्रैक्ट। के रिब्स के दरमियान जो मसल्स होते हैं जिनको इंटरकोस्टल मसल्स का हमने नाम दिया था, वो मसल्स और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस। इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से चेस्ट कैविटी का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, थोड़े से कैविटी का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। एंड प्रेशर इन लंग्स डिक्रीजेस। और जैसे ही साइज़ इंक्रीज़ होता है तो एयर प्रेशर जो लंग्स के अंदर होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। सो एयर एंटर इनटू द लंग्स बाय इनहेलेशन। इस तरह क्या होता है, एयर एंटर हो जाती है हमारी बॉडी में इनहेलेशन के प्रोसेस के ज़रिए। तो इनहेलेशन में यही रोल है रिब्स का और डायाफ्राम का कि ये इनके दरमियान रिब्स के मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे इनहेलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन को हमने इंटरनल रेस्पिरेशन का नाम दिया था। द सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, मिलती है फूड के साथ। जो फूड हमने खाई थी वो हमारी बॉडी के सेल्स में चली जाती है डाइजेशन के बाद अब क्या होगा, ऑक्सीजन उस फूड के साथ मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, वाटर बनाएगी और एनर्जी बनाएगी। एक्चुअली एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए ये रिएक्शन हो रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे वेस्ट वाटर साथ में बन रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 था एट विच टेम्परेचर सेलुलर रेस्पिरेशन अकर। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए। आंसर है उसका द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स एट बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए टेम्परेचर जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है ये उसी टेम्परेचर पे हो रही होती है। ये कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं, बल्कि इसको बॉडी का टेम्परेचर चाहिए और बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, हमारा जो आज का टॉपिक है वो यूनिट फर्स्ट का हमारे पास लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ डिजीज़ ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ कौन कौन सी हैं। चलें अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। सो सम डिजीज़ ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम आर कफ। रिस्पिरेटरी सिस्टम की कुछ डिजीज़ जिनमें पहली कफ, जिसको खांसी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी डिजीज़ फ्लू। फ्लू में क्या होता है, नज़ला वगैरह। तीसरी है एस्थमा। एस्थमा कहते हैं दमे की बीमारी को, जिसमें सांस जो होता है वो रुक रहा होता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। फोर्थ वन इज़ नमूनिया और फिफ्थ वन इज़ ट्यूबरक्लोसिस। नमूनिया और ट्यूबरक्लोसिस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस किसे कहेंगे, ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है। तो ट्यूबरक्लोसिस एक डिजीज़ है। क्या है ये, ट्यूबरक्लोसिस एक डिजीज़ है। ट्यूबरक्लोसिस को टीबी भी कहा जाता है। टीबी इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स विच आर काज्ड बाय बैक्टीरिया।
क्या है जी, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी हमारे पास एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो रहे होते हैं। इन्फेक्शंस मीन कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वहाँ पे लंग्स में एल्वियोलाई की वाल्स को रप्चर कर रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं, ख़राब कर रहे होते हैं। और इसका काजेज़ क्या है? इसका काज है बैक्टीरिया। किस वजह से ये डिजीज़ होती है ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज़ की जो रीज़न है, जो वजह है, जो काज है, वो एक बैक्टीरिया है। ठीक है। नेक्स्ट, एयरबोर्न डिजीज़। एयरबोर्न डिजीज़ क्या होती है जी? यस, ऐसी डिजीज़ जो हवा के ज़रिए से फैल रही होती है। टीबी इज़ सेपरेट बाय एयर। टीबी क्या होती है? स्प्रेड होती है, फैलती है हवा के ज़रिए से, एयर के ज़रिए से। ऐसी डिजीज़ जो एयर के ज़रिए से स्प्रेड हो रही हैं, ऐसी डिजीज़ को एयरबोर्न डिजीज़ कहा जाता है। दिस डिजीज़ कैन ईजीली स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ये जो हमारे पास टीबी डिजीज़ है, ये डिजीज़ एक पेशेंट से हेल्दी पर्सन में हवा के ज़रिए से ये मुंतकिल हो सकती है। ठीक है। अगर किसी को टीबी हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन जो है इसको टीबी हो चुकी है? तो जब भी कोई डिज़ीज़ होती है तो वो कुछ सिम्टम्स, कुछ इलामात ज़ाहिर होती हैं बॉडी के अंदर। जो टीबी की इलामात हैं उनमें पहली इलामत है वेट लॉस, कि बॉडी का जो वेट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ हाई फीवर मीन बुखार होता है, शदीद बुखार हो रहा होता है। एंड टायर्डनेस आर फ्यू सिम्टम्स ऑफ टीबी। और इसके साथ साथ थकावट हो रही होती है। क्या है? थकन महसूस हो रही होती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं टीबी की, ट्यूबरक्लोसिस की। जब हम वेट लॉस, हाई फीवर और टायर्डनेस किसी पे बंदे में देखेंगे तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अलामात टीबी की हैं और ये बंदा जो है ये टीबी का पेशेंट है। एक्चुअली होता ये है कि इस डिज़ीज़ की वजह से जो लंग्स होते हैं, पेशेंट के लंग्स में पस भर जाती है, पीप भर जाती है, जिसकी वजह से एल्वियोलाई जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और इन्हीं को इन्फेक्शन कहा जाता है। चलें देख लेते हैं, हम डायग्राम देख लेते हैं कि एक टीबी के पेशेंट के लंग्स कैसे होंगे। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ये एक पर्सन है, एक पेशेंट है जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाया हुआ है। ये इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेंट पाइप या ट्रेकिया से फिर जाके डिवाइड होने के बाद ब्रोंकाई बन गए, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स बन गई, ये लंग्स के अंदर एंटर हो गई। अब ये देखें, ये हमारे पास एक नॉर्मल एल्वियोलाई है कि नॉर्मल एल्वियोलाई में जो एयर सैक्स होते हैं, जो हवाई खाने होते हैं, वो इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, देखें बिल्कुल खाली से, ये हेल्दी पर्सन है। अब हमारे पास जब पेशेंट होगा तो उस पेशेंट के लंग्स कुछ इस तरह से होंगे। ये देखें, ये एक पेशेंट के लंग्स हम देख रहे हैं, ये पेशेंट है, ये बंदा। अब वही एल्वेलाई हैं, जैसे यहाँ पे ये नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे कुछ फ्लूइड मौजूद है इन एल्वेलाई के अंदर। पस मौजूद है, पीप मौजूद है, इस तरह कुछ और केमिकल्स, फ्लूइड्स मौजूद होते हैं यहाँ पे। इनकी वजह से क्या होता है, एल्वेलाई की ये जो एल्वेलाई हैं ये ब्लॉक हो गई हैं। अब यहाँ से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस है वो नहीं हो सकता। ये हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस में ये कंडीशन होती है। ठीक है। हम प्रिवेंशंस देखते हैं कि कैसे इस डिज़ीज़ से, ट्यूबरक्लोसिस से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले क्लीनलीनेस। जितनी सफाई होगी, जितना हम अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे, जितनी हम क्लीन फूड खाएंगे, उतने ही टीबी के चांसेस हमारी बॉडी में कम हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, अवॉइडिंग क्राउड, कि क्राउड को आपने अवॉइड करना है। क्राउड मीन जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जमा हों, ऐसी लोकेशन को, ऐसी प्लेसेस को आप लोगों ने अवॉइड करना है, नहीं जाना। क्यों? क्योंकि अगर क्राउड में कोई एक बंदा भी टीबी के पेशेंट आ चुका है तो ये तो एयरबोर्न डिजीज़ है, ये तो सांस के ज़रिए, हवा के ज़रिए फैल रही होती है। जैसे ही वो बंदा उस एटमॉस्फेयर में, उस एनवायरनमेंट में सांस ले रहा होगा तो उससे वो बैक्टीरिया हवा में आ रहे हैं और वहाँ से हेल्दी पर्सन को भी ये बीमारी लग सकती है। इसीलिए क्राउड को भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइडिंग कांटेक्ट विद टीबी पेशेंट्स, कि जो टीबी के जो पेशेंट्स होंगे उनके साथ भी कांटेक्ट करने से गुरेज किया जाए। क्यों? क्योंकि ये उसकी, वो सांस ले रहा है, सांस लेने के ज़रिए एक्सहेलेशन में उसकी बॉडी से जो बैक्टीरिया अगर बाहर आ गए और वो इन्हेलेशन के बाद हमारी बॉडी में चले गए तो हम भी पीडी पेशेंट हो जाएंगे ट्यूबरक्लोसिस के। ओके। एंड गेटिंग वैक्सीनेशन, और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन लगवाना, वैक्सीन्स वगैरह यूज़ करना, इससे भी इस तरह से टीबी से बचा जा सकता है। ठीक है।
अब हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट्स कि अगर टीबी किसी बंदे को हो जाए तो वो ट्रीटमेंट उसकी कैसे होगी या कैसे इसको ट्रीट किया जाएगा, डॉक्टर कैसे ट्रीट करते हैं। तो उसके लिए कंप्लीट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स का एक कंप्लीट कोर्स है जो जो पेशेंट को दिए जाते हैं, और इस तरह क्या होता है वो उन एंटीबायोटिक्स से पेशेंट की रिकवरी हो रही होती है, ठीक हो रहा होता है। अच्छा, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ की जाती हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट यूज़ की जाती हैं ऐसी ड्रग्स को, ऐसी मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, ठीक है। स्पेशली ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ होती हैं। अब देख लेते हैं टीबी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ अमंग द फ्यू कंट्रीज़ दैट स्टिल हैव हाई रेट्स ऑफ टीबी। पाकिस्तान अब भी उन कंट्री की लिस्ट में मौजूद है जहाँ पे टीबी के ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं। पाकिस्तान में अब भी बहुत सारे टीबी के पेशेंट्स पाए जाते हैं। टीबी इज़ वन ऑफ द डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ इन दी वर्ल्ड। ये एक ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ है कि जिसने पूरी दुनिया में बहुत सारी डेथ काज की हैं, और इसके साथ साथ मैनी डेथ्स अकर इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया एंड अफ़गानिस्तान। सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया में टीबी की वजह से डेथ काज हुई हैं, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और इनके पास कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह भी मौजूद नहीं हुआ करती थी। ओके, हम दूसरी रेस्पिरेटरी डिजीज़ को डिटेल से देखते हैं, दैट इज़ नमोनिया। सो व्हाट इज़ नमोनिया? नमोनिया इज़ ए लंग इन्फेक्शन। ये भी एक क्या है, लंग्स के इन्फेक्शन है। ये एक ऐसी बीमारी जिसमें लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं। काजेज़ कहते हैं कि वजूहात को किस वजह से ये डिज़ीज़ हो रही है। तो नमोनिया के काजेज़ में बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस आ जाते हैं। बैक्टीरिया से भी ये हो रही होती है नमोनिया, फंजाई से भी हो सकती है और वायरसेस से भी हो सकती है। अक्सर आपने सुना होगा कि सर्दियों में बच्चों को नमोनिया हो जाती है। वो इसलिए होती है कि सर्दी उस वक्त ज़्यादा होती है, कोल्ड वगैरह, फ्लू वगैरह वैसे भी हो रहा होता है, जिसकी वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम वीक होता है, और ये कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई वगैरह हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाएं तो वो वहाँ पे आसानी से इन्फेक्शन काज कर लेते हैं। ए पर्सन सफरिंग फ्राम कोल्ड और फ्लू, ये देखें, जिसमें कोल्ड कहते हैं सर्दी लगना, और इसके साथ साथ फ्लू, नज़ला ज़ुकाम वगैरह। ऐसा एक ऐसा बंदा जो पहले से ही जिसको कोल्ड और फ्लू हो, मैं इजीली गेट नमूनिया, ऐसे बंदे को आसानी से नमूनिया हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके जो लंग्स हैं, वो पहले ही कोल्ड और फ्लू की वजह से वीक हो चुके हैं। जैसे ही कोई बाहर से बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नमूनिया अकर हो जाएगी उस पेशेंट में, उस बंदे में। अच्छा, क्या अलामात हैं, सिम्टम्स क्या हैं इसके नमूनिया के? कफ विद म्यूकस, पहला सिम्टम कि जो खांसी होगी, खांसी के साथ बलगम आएगी, ठीक है। क्या है पहली सिम्टम? कफ विद म्यूकस मीन्स कि खांसी के साथ बलगम आना, हाई फीवर, तेज़ बुखार, सीवियर चेस्ट पेन, जो चेस्ट कैविटी है, छाती में पेन, दर्द होना, और इसके साथ साथ फास्ट ब्रीथिंग। फास्ट ब्रीथिंग मीन्स कि सांस लेने की जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो इंक्रीज़ हो जाता है। रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ होने से मुराद कि जल्दी जल्दी सांस लेता है फिर बंदा। इस तरह ये कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ इलामात हैं नमूनिया की। अच्छा, अब हम प्रिवेंशंस देख लेते हैं नमूनिया के, कि नमूनिया के क्या क्या प्रिवेंशंस होंगे, कैसे हम नमूनिया से अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। पहले, एवॉइड स्मोकिंग। अगर कोई स्मोकिंग का पेशेंट है तो वो स्मोकिंग को कोई स्मोकिंग का आदी है, वो स्मोकिंग को छोड़ दे, स्मोकिंग करना छोड़ दे, तो उससे क्या होगा कि नमूनिया के केसेस या नमूनिया के चांसेस कम हो जाएंगे। वॉशिंग हैंड आफ्टर यूज़ टॉयलेट, जब भी टॉयलेट यूज़ करें उसके बाद हाथों को धोना, इससे भी क्या है, नमूनिया से बचा जा सकता है। स्टे अवे फ्राम पेशेंट ऑफ नमूनिया, कि नमूनिया के पेशेंट से भी आप दूर रहें, और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन के ज़रिए से भी नमूनिया से बचा जा सकता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ट्रीट कैसे किया जाता है नमूनिया को। नमूनिया की ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल,
एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। देखें, हमने इसके काजेज़ में बात की थी, हमने कहा था बैक्टीरिया काज करते हैं तो बैक्टीरिया काज करने उनके लिए एंटीबायोटिक्स, वायरसेस भी काज करते हैं, नमूनिया वायरसेस काज करें तो उनके लिए एंटीवायरल मेडिसिन, और इसके साथ साथ हमने कहा था फंजाई भी इसको काज करते हैं तो फंजाई के लिए एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने 2 रेस्पिरेटरी डिजीज़ पढ़ी। चलिए अब हम इसको सम अप कर लेते हैं। मेजर रेस्पिरेटरी डिजीज़ आर कफ, फ्लू, एस्थमा, नमूनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। ओके, इसके बाद हमने बात की थी टीबी जो लंग इन्फेक्शन काज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से क्या है, कुछ लंग्स में इन्फेक्शन होते हैं जिनको ट्यूबरक्लोसिस या टीबी का नाम दिया था। नेक्स्ट हमने बात की थी कि टीबी स्प्रेड थ्रू एयर, टीबी एयर के ज़रिए से फैल रही होती है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ टीबी आर अवॉइडिंग क्राउड, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद टीबी पेशेंट, क्लीनलीनेस एक्सेट्रा। अब प्रिवेंशन में हमने ये बात की थी कि क्राउड को अवॉइड करने से, टीबी के पेशेंट को अवॉइड करने से, और इसके साथ साथ सफाई जितनी ज़्यादा क्लीनलीनेस होगी उतना ही टीबी से बचा जा सकता है। देन वी हैव टॉक अबाउट the treatments of tuberculosis. So we said that a complete course of antibiotics are used to treat TB, कि टीबी को ट्रीट करने के लिए कंप्लीट एंटीबायोटिक का कोर्स होता है जो यूज़ किया जाता है जिससे टीबी की रिकवरी होती है। इसके बाद हमने टीबी की बात की थी कि पाकिस्तान में टीबी की क्या सूरत हाल है। इन पाकिस्तान मैनी पीपल सफरिंग फ्राम टीबी विल डाइड। हर साल जो होता है पाकिस्तान में बहुत सारे पीपल, बहुत सारे लोग टीबी की वजह से मर रहे हैं। नमूनिया, इसके बाद हमने नमूनिया की बात की। नमूनिया इज़ एन अनदर लंग इन्फेक्शन काज बाय बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस। नमूनिया भी क्या है, एक लंग्स इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया काज करते हैं, वायरसेस काज करते हैं, और इसके साथ साथ फंजाई भी नमूनिया की काज हो सकते हैं। इसके बाद हमने सिम्टम्स की बात की थी कि नमूनिया के सिम्टम्स कौन से हैं। सो कॉमन सिम्टम्स ऑफ नमूनिया आर हाई फीवर, कफ विद म्यूकस, हाई फीवर एंड फास्ट ब्रीथिंग। पहले क्या है, तेज़ बुखार होना, इसके साथ साथ खांसी के साथ बलगम का आना, और हाई फीवर और फास्ट ब्रीथिंग, तेज़ बुखार और ब्रीथिंग रेट में इजाफा होना, जल्दी जल्दी सांस लेना, ये इसकी कुछ इलामात हैं। इसके बाद हमने ट्रीटमेंट्स की बात की थी कि कैसे ट्रीट किया जाए नमूनिया को। एंटीबायोटिक्स एंड एंटीवायरल एंड एंटी फंगल मेडिसिन आर यूज टू ट्रीट नमूनिया। एंटीवायरल मेडिसिन भी यूज़ की जा सकती हैं, एंटी फंगल और एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ करके नमूनिया को ट्रीट किया जाता है। चलें, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। चलें, आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो है कंपेयर द ट्यूबरक्लोसिस एंड नमूनिया। आपने क्या करना है, नमूनिया और ट्यूबरक्लोसिस जो 2 रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं इनका आपस में कंपैरिजन करना है, मवाजना करना है। कैसे करना है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंपेयरिंग का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सेंटर से एक लाइन लगाई, एक तरफ हमने लिख लिया टीबी, दूसरी तरफ हमने नमूनिया। इसके बाद यहाँ पे इसके काजेज़, इस साइड पे नमूनिया के काजेज़, इधर इसके सिम्टम्स टीबी के, इस तरह यहाँ पे नमूनिया के सिम्टम्स। इस तरह जो पॉइंट हम नमूनिया का लेंगे वही पॉइंट हम जो पॉइंट हम ट्यूबरक्लोसिस का लेंगे वही पॉइंट हम नमूनिया के इस तरह हम लिखेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आपने इस तरह से नमूनिया और ट्यूबरक्लोसिस को कंपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।